Hello everyone, I am Siddharth Prabhakar and I welcome you all to our YouTube channel The Legal Thoughts. इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी इफेक्ट्स ऑफ वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स या फिर लीगल सब्जेक्ट के किसी भी नोट्स को अगर आपको रेफर करना है तो आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी का फेसबुक या फिर इंस्टा पे कोई ना कोई अपनी सोशल प्रोफाइल है। हमने यहाँ पे साइन इन करने से पहले जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आई एग्री बटन पे क्लिक करा है वही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज़ द जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्री ड्राफ्टेड रहती हैं एक पार्टी से और दूसरी पार्टी को उन्हीं प्री ड्राफ्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के साइन करना होता है और इसमें नेगोशिएशन का स्कोप बिल्कुल ज़ीरो होता है या फिर बहुत कम होता है। आगे की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टेक इट और लीव इट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे या फिर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने से इनकार कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि नेगोशिएशन का कोई स्कोप होगा वहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है टू एडहर, जिसका मतलब टू सिंपली ओबे द कमांड व्हाट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू फॉलो दैट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मासेस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि जहाँ पर भी हमें एन नंबर ऑफ कस्टमर से डील करना है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी, उनको जितने भी लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है उन सभी के लिए एक ही तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ट्रेड और बिजनेस को करने में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, इसलिए बजाय हर कस्टमर से एक उनका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ना करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना कंपनीज प्रेफर करती हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम और कॉस्ट बचती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो मैंने आपको पहले से ही बताया, उसमें जितने भी कंडीशंस रहेंगी वो प्री ड्राफ्टेड रहेंगी। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी और ये कितने टर्म के लिए होगा, सब कुछ सारी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही मेंशन होता है। हमारा दूसरा एग्जांपल है रेलवे। रेलवे जो टिकट इशू करती है आपको, उसके पीछे वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करती हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए रेलवे अपना टाइम टेबल को हैम्पर नहीं करती। जिस शेड्यूल पे ट्रेन है उसी पे आएगी और उसी पे उसका डिपार्चर होगा। तो ये अक्सर देखा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कंपनी पहले से ही प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसके अंदर काफ़ी प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, सीए होते हैं उस एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को डिफ़ाइन करने के लिए। इसलिए जो एंड पार्टी होती है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रही होती है, हमारे जो कस्टमर्स रहते हैं, वो वीकर सेक्शन होता है, क्योंकि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे नो स्कोप फॉर नेगोशिएशन। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है जिसमें ये बोला जाता है क्योंकि दोनों पार्टीज़ के बीच में अनइक्वल बार्गेनिंग पावर है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और दूसरी वीक पोजीशन पे है, तो कोर्ट और लेजिस्लेचर ने कई सर्टेन रूल्स जो हैं वो निकाले हैं ताकि वीकर पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके, किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशंस के स्कोप को ख़त्म कर दिया जाए। तो आइए एक एक करके उन रूल्स को हम समझ लेते हैं। पहला रूल बोलता है देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट। अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड बिटवीन द पार्टीज टू अप्लाई इट टू द कोर्ट। हमें ये प्रूव करने के लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकें। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि पार्टीज़ को ये पता ही नहीं रहता जो उनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है क्या वो एक रिसिप्ट है या फिर वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसका हमें इनवॉइस मिलता है। कोई भी आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे उसका जो इनवॉइस रहता है वो रिसिप्ट होती है। बट अगर उसी इनवॉइस के पीछे उस प्रोडक्ट की गारंटी लिखी है या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं तो उसको हम
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस यूज़ करेंगे। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए केस लॉ भी है। अभी मैं इतना ही समझाऊंगा, आगे आपको वो और अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है, देयर शुड बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिसचीफ, कॉर्शन और जितने भी एलिमेंट्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाते हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, देयर शुड बी रीजनेबल नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप टर्म्स बता रहे हैं। आपको रीजनेबल इन्फॉर्मेशन पहले ही एक नोटिस के द्वारा पहले से ही बता देनी पड़ेगी कि ये टर्म्स हैं। अगर आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो आपको इन टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही इसकी डेफिनेशन बोल रही है, प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू द पर्सन with sufficient information about the terms and conditions mentioned in the contract. The terms and condition must be given at or before the time of the contract when it is to be signed. Fourth point ये बात करता है, notice should be contemporaneous with the contract. इस पॉइंट में ये बात करी जा रही है कि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनीज होती हैं वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहती हैं। कई बार एक्सक्लूजन क्लॉजेज मेंशन होती हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तो अगर ये ऐसा कोई क्लॉज मेंशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो सेकंड पार्टी है उसको ये पहले से पता होना चाहिए, नोटिस उस चीज़ का गिवन होना चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी एंटर होना चाहते हैं या नहीं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल। कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग लॉज के साथ डिस्प्यूट में हो, आपको कुछ इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए मजबूर करे। ये टर्म्स जो मेंशन हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जम्पशन क्लॉज। The court makes the strict construction of the contract to give protection to the weaker party in cases where the parties to the contract do not have bargaining equality or one party is likely to have an undue advantage at the cost of other. इसमें कोर्ट ये चाहती है कि वो एग्जम्पशन क्लॉजेस की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन रखे और कंपनी को यहाँ पे कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना हो सामने पार्टी के नुकसान पे। जैसे कि कस्टमर्स यहाँ पे डिसाइड नहीं करते कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, इसलिए एग्जम्पशन क्लॉजेज में कभी कभार कंपनी ऐसे क्लॉजेज मेंशन करती है जिसमें उनको एक एडवांटेज मिले, जैसे कि कंपनी लायबल नहीं होगी अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है खरीदने के जस्ट बाद भी। ये सारे एग्जम्पशन क्लॉजेज की कोर्ट बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन करता है ताकि हमारे कस्टमर्स का कोई नुकसान ना हो जाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल ब्रीच। देखिए, इस थ्योरी में ये बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आप ब्रीच नहीं कर सकते, जैसे कि एक्सेप्टेंस, ऑफर, कंसिडरेशन, ये सारे हमारे फंडामेंटल्स हैं, इनको ब्रीच नहीं किया जा सकता। बैंक लोन लेते वक्त अगर 8% का इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है तो बाद में बैंक 1 साल बाद या फिर कुछ दिनों बाद ये क्लेम नहीं कर सकता कि 10% का इंटरेस्ट रेट उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वाई पीपल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट बोलता है क्योंकि ये टेक इट और लीव इट कॉन्सेप्ट पे काम करता है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे या फिर उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कोई भी नेगोशिएशन का स्कोप नहीं है, जिसकी वजह से हमारा टाइम बचता है। हर कस्टमर के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का प्रोसेस भी काफ़ी ईजी हो जाता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि कंपनी के लिए एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करना है और फिर सबके लिए वही रहेगा। इस वजह से ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, जिसके अंदर हमें हर एक इंडिविजुअल के लिए सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट नहीं करना पड़ता। थर्ड पॉइंट बोलता है कि एक वक्त के बाद लोग सेम कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर होते हैं, आप कंपनी की सेम सर्विसेज को अवेल करते हैं, तो आपको पता रहता है कि उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं, जिसकी वजह से आपका कंपनी के प्रति फेथ बढ़ता है और स्कोप ऑफ डेविएशन भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। आइए अब केस लॉ समझ लेते हैं। इन द केस ऑफ ऑली वर्सेस मालबर्ग, इसके फैक्ट्स थे कि हमारे प्लेंटिफ ने और उनके हस्बैंड ने एक रूम बुक करा होटल में। जब उन्होंने चेक इन करा तो उन्हें गेट के पीछे एक स्लिप मिली जिसमें लिखा था कि होटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर उनकी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है या फिर गुम हो जाती है, पर होटल स्टाफ की नेग्लिजेंस की ही वजह से
उनकी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंपनसेशन क्लेम करते हैं होटल से। इसकी जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि देयर शुड बी अ रीजनेबल नोटिस विच शुड बी गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसी कोई कंडीशन थी भी तो वो होटल वालों को कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले प्लेंटिफ को बतानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। उनको होटल पहुंचने के बाद, चेक इन करने के बाद वो कंडीशन का पता चला, तो इसीलिए प्लेंटिफ कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं और उनको मिला भी। तो हम अपना सेकंड केस देख लेते हैं, पार्कर वर्सेस सदर्न ईस्टर्न रेलवे कॉरपोरेशन। इस केस में ऐसा हुआ कि हमारे प्लेंटिफ ने अपना बैग डिपॉजिट करवाया रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में, और उसके बदले उसको एक टिकट इशू हुई। उस टिकट की फ्रंट साइड पे लिखा था कि पीछे पढ़ें, और उस स्लिप के पीछे एक कंडीशन प्रिंट थी जिसमें लिखा था द कंपनी विल ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ $10 एंड नॉट मोर देन दैट। जिसका मतलब ये था कि प्लेंटिफ का अगर बैग चोरी भी हो जाता है तो कंपनी सिर्फ $10 तक का ही क्लेम उसको देंगी, और उस दिन प्लेंटिफ का बैग चोरी हो जाता है और वो कंपनसेशन क्लेम करता है जो कि $10 से ज़्यादा होते हैं। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने ये बोला कि कंपनी को लायबल ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी टिकट में वो पहले से ही कंडीशन मेंशन करी थी, और प्लेंटिफ से ये एक्सपेक्टेड था कि वो सारी कंडीशन पढ़ चुके होंगे, और उन्होंने अपना कंसेंट दिया है जिस पर लिखा गया था कि वो कंपनी $10 तक ही बेयर करेगी लॉस, उससे ज़्यादा का नहीं, जिस वजह से कंपनी को लायबल नहीं ठहराया गया। और यहीं पर ये डिफरेंस पता चलता है कि अगर रिसिप्ट पे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं या फिर नोटिस दिया गया होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट और एक रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। रिसिप्ट इज जस्ट अ मेयर इनवॉइस, वेयर एज कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट हैज अ नोटिस जिसमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। आई होप मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको सब समझ आ गया होगा, पर अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, डू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।